जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। और अभी हम बात कर रहे हैं एनसीसी लिमिटेड यानी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। जिस शेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये जान लें कि वो कंपनी जो है वो काम क्या करती है और बेसिकली किस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये बातें जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि हम ये समझ सकें कि इस कंपनी के पास इसका फ्यूचर जो है वो कैसा रहने वाला है। कंपनी का पास्ट कैसा रहा है वो हम लोग इसके बुक्स को रीड करके, इसके डेटा को रीड कर और इसके चार्ट को रीड कर समझ सकते हैं। बट फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर से और क्या काम कर रही है और कंपनी में आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं बनती हैं। तो एनसीसी लिमिटेड जो है एक छोटी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की फील्ड में, और ये हाउस बिल्डअप, बिल्डिंग एंड हाउसिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिकल, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इरिगेशन, रेलवेज, पावर सेक्टर और नेशनल और इंटरनेशनली काम करती हुई हमें नजर आती है। इस कंपनी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को निर्मला सीतारमण जी का वो बयान जो उन्होंने बजट के टाइम पे दिया था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि उस टाइम पे बजट में जब उनसे सवाल किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उनका जवाब क्या था। उनसे सवाल किया गया कि व्हाट मेड यू गो मोर इन डायरेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड नॉट कैश सपोर्ट इन द बजट, क्योंकि बार बार ये बातें उठ रही थी कि गवर्नमेंट को कैश सपोर्ट दे देना चाहिए इंडियन लोगों को, सो दैट कि वो अपनी इकोनॉमी में वापस एंट्री ले सकें और डिमांड क्रिएट हो और कंपनी का जो जीडीपी है और कंपनी जो कंट्री की पोजीशन है वो वापस फास्ट रिकवरी मोड पर आ सके। बट उसके कंपैरिजन में निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना और उनका जवाब यहाँ पर आप लोगों के सामने है। You spend on infrastructure, you create a capital asset whose effect will be on the economy for next couple of decades. It gives you instant job, it triggers demand for core industry products and therefore move to trigger the various cycle. So I went on this route. उन्होंने कहा, उसको मैं सिंपल शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब कोई कंट्री खर्चा करती है, स्पेंड करती है, तो वो बेसिकली कैपिटल एसेट्स क्रिएट करती है और उस कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के टाइम पर इमीडिएट जॉब जो है वो जनरेट होती है। कंपनी के जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, कोर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। इसलिए निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले अपने बयान में बजट के बाद ये कहा था कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इन्वेस्टमेंट होती है तो एनसीसी जैसी कंपनीज जो है उनका रोल निकलकर सामने आता है। एनसीसी जो कंपनी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका शेयर जो है वो लाइट में तब आया जब इंडिया के वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ ने इसके अंदर स्टेक लिया। आज हम एनसीसी लिमिटेड के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप करंटली और आने वाले टाइम पर इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अब हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये चार्ट पर कैसी दिखती है और आने वाले टाइम में इस कंपनी के साथ क्या पोजीशन बनती है और हमें इस शेयर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें क्यों इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। ये सभी बातें वन बाय वन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं।
तो कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 5315 करोड़ है, 87 रुपए इसका करंट प्राइस है और 100 रुपीज इसका 52 वीक हाइक है। 15.8 जो है वो इसका 52 वीक लो है। इस कंपनी का पी जो है वो इंडस्ट्री पी से डबल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 21.5। बुक वैल्यू जो है वो 81.4 है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी का जो आरओई है वो 7.74 है और कंपनी का आरओसी 13.6 है। तो कंपनी का आरओई इतना इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 15 का आरओई इम्प्रेसिव माना जाता है, बट स्टिल जो आरओई है वो 7.74 का यहां हमें नजर आ रहा है। कंपनी में जो इश्यूज हैं वो भी आप लोगों को मोरलेस, जो लोग स्टडीज करते हैं शेयर्स की, उनको यहां देखकर समझ में आ रहा है कि कंपनी के प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ 19.7 है, जो कि एक कंसर्न का मैटर है और उसमें से भी 23.3% जो है वो प्लेज किए हुए हैं। कंपनी के ऊपर 1849 करोड़ के डेट हैं और वो हमें बैलेंस शीट पर देखने होंगे कि उनके डेट की क्या पोजीशन है और प्रॉफिट एंड लॉस पे हमें ये देखना होगा कि इस डेट का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम चलते हैं सीधे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की टॉप लाइन किस तरह से बिहेव करती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 1708 करोड़ की सेल से 2127 करोड़ का जंप जो है वो दिसंबर 2020 में हमें दिखाई देता है, बट यही अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 2281 करोड़ के कंपैरिजन में 2127 करोड़ की रेवेन्यू नजर आती है। तो ईयर ऑन ईयर कुछ फॉल नजर आता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूअस अपनी सेल्स जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट दिखा रही है। जून में 1298 करोड़, देन 1700 और उसके बाद 2100। तो अगर अब पीछे के 9 मंथ्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है उसने अच्छा परफॉर्म कर दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 125, 232 और 256 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 12 करोड़ का लॉस था जून 2020 में और उसके बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए 99 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में सितंबर में एंड 124 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2020 में यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसके अंदर जो बड़ा अमाउंट हमें निकलकर नजर आ रहा है वो है इसके डेट के ऊपर जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आप देखें तो वो डिक्रीज होता हुआ, बट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर 122 करोड़ था जिसका इम्पैक्ट आप लोगों को इसके प्रॉफिट के ऊपर आता हुआ दिखा। देन वहां से 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सितंबर में बढ़ा और उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव मूव के साथ 112 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो है वो यहां पर पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, विच इंडिकेट्स कि कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो पीछे 3 क्वार्टर से 16 करोड़, 65 करोड़ और 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने जनरेट किया है और उसी के अकॉर्डिंग ईपीएस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि पहले 0.26 था, फिर 1.06 और अब 1.17। अब हम बैलेंस शीट के ऊपर इसको देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। तो बैलेंस शीट पर अगर आप देखें तो कंपनी ने मार्जिनली, या आप कहें कि छोटे ही अमाउंट से सही, बट कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है रिजर्व्स के रूप में। किसी समय में 291 करोड़ के एसेट्स थे 2015 में, रिजर्व्स थे, माफ कीजिएगा, जो कि अब सितंबर में 4844 करोड़ के हैं। तो रिजर्व्स बढ़ना कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ने के बराबर माना जाता है। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो काफी लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई थी और उसके बाद कंपनी ने उस बोरोइंग्स को डिक्रीज करना स्टार्ट किया है। तो 3390 करोड़ से 3225, 2026, देन 2181 करोड़ और अभी सितंबर में जो लास्ट इन्होंने रिपोर्ट की है वो 1849 करोड़ की के डेट
यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं। कंपनी में कैश और कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में काम में आते हैं। तो कंपनी के जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। 177, 118, then 362, 389 एंड 407 करोड़। तो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी के जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 362, 389 और 407 करोड़। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग को देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो डेटर डेज हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डेटर डेज जो हैं कंपनी के वो 112 पर चल रहे हैं, जो कि स्टिल एक चिंता का विषय है, क्योंकि मार्च 19 तक ये 97 पर थे। अब हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 19.68 है, जिसके अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज भी किया हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बट प्रमोटर ने जो अपनी प्लेजिंग है, जो प्रमोटर के शेयर की होल्डिंग की प्लेजिंग है, उसको प्रमोटर ने ओवर द पीरियड डिक्रीज किया है। FIIs, DIIs का इसके ऊपर भरोसा दिखता है और FIIs ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज की है। पब्लिक के पास 58.56% के शेयर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेखा झुनझुनवाला का स्टेक जो है वो 10.94% है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 1.64% का स्टेक है और खुद राकेश झुनझुनवाला का इसके अंदर 1.90% का स्टेक है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें इंडिया के वॉरेन बफेट ने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी वाइफ ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल देखकर ही उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। मैं आगे आप लोगों को डिटेल एनालिसिस और ज़्यादा डेप्थ में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि इस कंपनी में उनके इन्वेस्टमेंट के पीछे के बड़े रीजंस क्या क्या हैं। उसके पहले हम इस कंपनी को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं और ये कंपनी ऑलमोस्ट आप कहें तो फेब के मंथ से कंसोलिडेशन फेज में चलती हुई नजर आ रही है। इसने यहां से एक बड़ा जंप लिया था जो फेब के स्टार्ट से था और फेब के स्टार्ट से लेकर 8 फरवरी तक इसने एक बड़ी रैली दिखाई, एक बड़ा जंप दिखाया और उस जंप के बाद ये काफ़ी हद तक कंसोलिडेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह के शेयर में जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, हमें यहाँ पर इस तरह के शेयर को पकड़ना जरूरी होता है। आने वाले टाइम में जो निर्मला सीतारमण का बयान आया है और जिस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हो रही हैं, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऐसी कंपनीज ग्रो करने वाली हैं। 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने को बोला है और एनसीसी लिमिटेड डायरेक्ट उनके बेनिफिशियरीज लिस्ट में आता हुआ नजर आने वाला है। अब जो इनके डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उनकी क्या पोजीशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 33,32,424 करोड़ शेयर 33,32,424 शेयर्स का ट्रेड हुआ था। उसमें से 14,55,258 शेयर जो है उसकी डिलीवरी उठाई गई है, जिसका डिलीवरी परसेंटेज 43.67% बनता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और ये शो करता है कि जो लोग सीरियस इन्वेस्टर हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में किस तरह से ग्रो करने वाली है। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट वजह शेयर करता हूं जिस वजह से आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर डेट जो है वो लो डेट है। कंपनी ने पास्ट दो क्वार्टर से अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज किया है। कंपनी अपने कोर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से कैश जनरेट करने की एबिलिटी रखती है।
कंपनी जो है उसका कैश फ्लो ऑपरेशन से जो है वो लास्ट 2 इयर्स में इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो लास्ट 2 इयर्स में इंप्रूव होती दिखाई दी है और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है इस कंपनी में। एफआईआईज का क्या इम्पैक्ट है, वो जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं उन सभी लोगों को एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट की पावर का आइडिया है। एफआईआईज जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और खरीदारी करते हैं तो इंडियन मार्केट जो है वो ग्रो करती हुई नजर आती है, सेंसेक्स उछाल लेता हुआ नजर आता है। और जब पीछे एफआईआईज ने एक दिन में 2000 करोड़ की बिकवाली की थी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी हम लोगों के सामने आता हुआ नजर आया था। इसके बाद कंपनीज का जो टीटीएमपी रेशियो है यानी 12 मंथ टर्नओवर जो उसका पी रेशियो है वो लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के पी से कम है। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे मंथ एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज उठाया जा रहा है शेयर्स का वो अगर हम प्रीवियस डे या मंथ से कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छा है और वो वॉल्यूम्स के साथ है। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। Broker upgrade recommendation on target price in the past 3 months, higher recovery from 52-week low। तो अपने 52-week low से इसने बहुत अच्छी रिकवरी हमें दिखाई है और इनसाइडर्स जो हैं वो इसके अंदर स्टॉक परचेज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में टेक्निकली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती हुई, टेक्निकल रेटिंग्स जो है वो किस तरह से हमें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। डेली चार्ट पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल शो करती है कि आप लोग ना इसको बाय करें ना सेल करें। बट जैसे ही हम इसको वीकली के ऊपर देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग वेरी बुलिश जोन में हमें नजर आती है। और जब हम मंथली पर इसको देखते हैं तो मंथली पर भी टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश शो करती है। तो आप लोग इस शेयर में अपनी स्टडी साथ में कंप्लीट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को इस शेयर में किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली ये कंपनी जो है इसके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियस नजर आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह के मेगा बजट सैंक्शन हुआ है उसका फायदा जो है वो एनसीसी लिमिटेड टाइप की कंपनीज को आता हुआ दिखना तय है। अब मैं आप लोगों से इस शेयर को लेकर अपनी एनालिसिस यहाँ खत्म करता हूँ। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दिया हो और वो आप लोगों को जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई दूं। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।